हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं शशि स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम आज शेयर करने जा रहे हैं अभी जो इंटरव्यू 11 अगस्त को मेरा बिहार लोक सेवा आयोग के ऑफिस में हुआ ऑडिटर का, इसी का क्या एक्सपीरियंस रहा इसके बारे में हम शेयर करने जा रहे हैं। ओवरऑल बात अगर करें तो इस वीडियो को 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। सबसे पहले पार्ट में हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के को देखेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ के जाने के बाद से क्या क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं, किन किन डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी चेक होता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट वहाँ पे जमा करना होता है। तो सब फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इससे जुड़ी तमाम प्रक्रियाओं के बारे में। फिर सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि हमारे इंटरव्यू में क्या पूछे गए और इंटरव्यू पैनल में टोटल कितने लोग थे, किनके द्वारा, कौन चेयरमैन सर के द्वारा और बाकी सदस्य लोगों के द्वारा कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, इस पे हम बातचीत करेंगे। पूरा लगभग जितना क्वेश्चंस हमको याद आ पाएगा वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस एक बार कर लेंगे। उसके बाद से लास्ट तीसरे स्टेप में हम बात करेंगे, अभी ये जो वीडियो है वो स्पेशली 67 का, आपको पता है कि मेंस का रिजल्ट आने वाला है और उन लोगों का इंटरव्यू होगा। तो 67 और 68 के लिए इंटरव्यू के लिए क्या एक गाइडलाइन होना चाहिए और किस तरीके से आपको अभी से प्रिपेयर करना चाहिए अपने इंटरव्यू को, इसके बारे में भी हम थोड़ी बहुत बात करेंगे। साथ ही साथ जो बच्चे बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं तो उनको पता है कि बिहार लोक सेवा आयोग के पूरे जिस पे मार्क्स बेसिस पे पूरा जो बनता है आपका फाइनल लिस्ट, उसमें से 900 नंबर का मेंस का पेपर होता है और 120 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो एक बहुत बड़ी दुविधा होती है कि इंटरव्यू में पूछा क्या जाता है, कैसे पूरा इंटरव्यू होता है, इसका कितना रोल है। तो जो बच्चे नए तैयारी कर रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग या बीपीएससी के, तो वो भी इंटरव्यू के लिए किन किन चीज़ों पर अभी से थोड़ा बहुत फोकस रख सकते हैं कि आगे कोई दिक्कत परेशानी न हो। तो इन सारी चीज़ों पर भी उनको भी इसके बारे में जानकारी यहाँ से मिल सकती है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। तो पहली बात तो हम अगर शुरुआत करें तो मेंस का रिजल्ट आता है। रिजल्ट के कुछ दिन के पश्चात यानी मेंस के रिजल्ट के बाद आपको आयोग के द्वारा एक मैसेज मिलता है कि कितने शेड्यूल में कब से कब तक इंटरव्यू होगा। तो ऑडिटर की बात करें तो टोटल 1 अगस्त से ऑडिटर का इंटरव्यू चालू हुआ और 12 अगस्त तक पूरा फाइनल इंटरव्यू चला। 373 सीटों के लिए ये मेंस के लिए सिलेक्टेड लगभग 900 समथिंग लोग इंटरव्यू देने के लिए इंटरव्यू दिए उन्होंने 12 दिन में। एक दिन में 2-2 शिफ्ट में इंटरव्यू होता है, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। मेरा जो इंटरव्यू था वो 11 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में पड़ा हुआ था, यानी दूसरे पाली में हमारा इंटरव्यू था। ठीक है, तो एक पहले नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का वो बीपीएससी के साइट से निकलता है, पूरा एक शेड्यूल इसका निकलता है कि आपका कब है। ठीक है, इस तरह से ये पहला प्रोसेस हुआ। उसके बाद से अगर बात करें तो अच्छा, इसी में थोड़ा सा आपके डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में भी बता दिया जाता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पे जरूरी होंगे। उसके बाद से इंटरव्यू से लगभग 1 सप्ताह पहले, यानी जैसे मान लो कि 1 तारीख से इंटरव्यू चालू होना था तो 25 या 24 को एडमिट कार्ड टाइप का एक लेटर मिलता है आपको, इंटरव्यू लेटर जिसको बोला जाता है, जिसमें आपका नाम, रोल नंबर और वो कहाँ पे इंटरव्यू होगा इसका लोकेशन, और स्पेशली लोकेशन क्या हो तो बिहार लोक सेवा आयोग के ऑफिस में ही होता है सारे इंटरव्यू, तो वहीं पे होगा। ठीक है, और साथ ही साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए पूरा डिटेल में उस एडमिट कार्ड पे आपको दिया रहता है। वो जो कॉल लेटर इंटरव्यू का आप निकालते हैं वहाँ से मिलता है। साथ ही साथ उसमें एक प्रपत्र मिलता है जिसको परफॉर्मा भी कहा जाता है, तो एक प्रपत्र भी आपको अपने से फिल करके वहाँ पे ले जाना होता है। ठीक है, प्रपत्र के बारे में डिटेल हम आगे बातचीत कर लेंगे कि उसमें क्या कुछ होता है। आपको कोई क्यूरीज हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो ये एक प्रपत्र और फिर कॉल लेटर लेकर अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ इंटरव्यू जहाँ पे होगा बिहार लोक सेवा आयोग के ऑफिस में, वहाँ पे आपको जाना होता है। ठीक है, तो जैसे मेरा इंटरव्यू था 11 को, तो 11 तारीख को 1 बजे वहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम था और 2:30 बजे इंटरव्यू के टाइम था, तो 1.5 घंटा पहले बुलाया गया था। हम भी 12:30 के आसपास हम भी पहुँचे वहाँ पे इंटरव्यू ऑफिस। जाने के बाद से सबसे पहले गेट से आप जैसे ही एंट्री करेंगे वहीं पे एक हॉल टाइप का बना हुआ है जहाँ पे वेटिंग हॉल है वो एक प्रकार से। तो जितने लोग सेकेंड शिफ्ट में था तो सेकेंड शिफ्ट में जितने सारे 4 बोर्ड था और 11 × 4 44 लोगों का सेकेंड शिफ्ट में था, तो सभी लोग हम लोग बैठे हुए थे।
उसके बाद से जैसे ही 1 सवा 1 हुआ, थोड़ी बहुत बारिश भी चल रहा था, तो 1 सवा 1 जैसे हुआ, फिर वहाँ से 2-3 आदमी आए, मतलब ऑफिस से, और वो सब बताया कि ये एसेंशियल डॉक्यूमेंट है, इसको आपको लेके पूरा अपना बैग वगैरह जो भी है वो लेकर ही अंदर दाखिल होना है। तो वहाँ से हमको ले गए अंदर बीपीएससी के ऑफिस में, जहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉल था, जहाँ पे 4 चेयर लगा हुआ था, 1 2 3 4, क्योंकि 4 बोर्ड इंटरव्यू अंदर था तो 4 इधर चेयर था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। सबको 4 भागों में यहाँ से बांट दिया गया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। हमारा भी ग्रुप बी में था, तो ऐसे ही B1, B1, B2, B3, B3 करके B11 तक, A1, A2, A3 करके A11 तक, C1, C2 ऐसे करके 11 × 4 कर दिया गया था। उसके बाद से स्टेप बाय स्टेप सभी टेबल पे A, B, C, D सभी टेबल पे जो भी डॉक्यूमेंट डिमांड किए गए थे उस सभी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो रहा था। डॉक्यूमेंट में क्या ज़रूरत था, तो सबसे पहले तो आप मेंस का जो फॉर्म डाले थे तो उसका जो लास्ट में फॉर्म फिलअप करने के बाद जो उसका डॉक्यूमेंट निकाले थे उसको लेकर जाना था, तो पहला डॉक्यूमेंट वो हो गया। सेकंड स्थान पे आपके जन्म तिथि के वेरिफिकेशन के लिए दोनों में से कोई, या तो आपका मार्कशीट या फिर मैट्रिक का सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई, हालांकि मांगा गया था दोनों, वहाँ पे जमा हुआ सिर्फ सर्टिफिकेट, मार्कशीट उसमें से निकाल दिया गया। तो मार्कशीट के लिए आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट वो जन्म तिथि के लिए ये जरूरी है। दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया। तीसरा डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए, तो थर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए ग्रेजुएशन का मार्कशीट भी चाहिए और डिग्री सर्टिफिकेट भी चाहिए। डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल से आपका काम चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। वहाँ पे हम वहाँ पे काफ़ी लोग 2-3 लोग देखे तो प्रोविजनल लेकर भी गए थे, तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि प्रोविजनल भी 6-7 या 9 महीना तक मान्य रहता है। लेकिन कोशिश करिएगा डिग्री आपके पास हो, या आपको कॉलेज अगर मिल जाता है यूनिवर्सिटी से तो आप वो लेकर जाएं, एकदम कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो तीसरा या चौथा डॉक्यूमेंट इसको बोल लें कि ग्रेजुएशन का मार्कशीट और फिर डॉक्यूमेंट वो आपका मेन डिग्री सर्टिफिकेट। उसके बाद से अगर बात करें तो अगर आप क्या बोलते हैं, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, अगर आप जनरल अनरिजर्व नहीं है, रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो फिर आपको उसको सर्टिफिकेट। अगर आप बात करें कि EWS से आते हैं तो जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए डिमांड किया गया है, क्योंकि EWS और फाइनेंशियल ईयर में नया नया बनता है, तो वो सर्टिफिकेट आपको लेना है। NCL अगर आप हैं, नॉन क्रीमी ईयर हैं, तो आपको फॉर्म भरने से पहले का NCL आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो फिर वहाँ पे एक नॉर्मल आपको एक फॉर्म भरवाया जाता है, आपके पास नहीं है तो आप वहाँ पे फॉर्म भर के उसको जमा कर देते हैं। तो ये हो गया आपका कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको जमा करना है। उसके बाद से एक आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट जारी होता है, और फिर आधार कार्ड के साथ एक फ़ोटो, वो एक तो परफॉर्मा पे फ़ोटो रहता है और एक एक्स्ट्रा फ़ोटो उसी पे लगा दिया जाता है। उसके बाद से वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है, एक A4 साइज़ का, कि आपके पास आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जमा किए, तो उसमें वो पूरा यस नो करना रहता है। तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप काफ़ी 2-3 घंटा का ये पूरा प्रोसेस हुआ, और 2-3 घंटा में पूरा ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उसके बाद से प्रक्रिया आगे बढ़ी, तो फिर अगला प्रोसेस है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो एक दूसरे चेयर पे एक पर्सन बैठे हुए थे, वो एक कोड दे रहे थे, ऐसे छोटा सा एक स्लिप था, ऐसे छोटा सा, इसी पे आपको कोड लिखा हुआ मिलेगा। तो वो कोड, ये छोटा सा स्लिप लेकर आपको इंटरव्यू, एक आदमी वहाँ पे खड़ा रहेगा, आपको वहाँ से इंटरव्यू बोर्ड के गेट के पास ले जाएगा। ठीक है, तो इंटरव्यू बोर्ड के गेट के पास ये छोटे से स्लिप लेकर आप पहुँचेंगे, वो व्यक्ति वहीं पे छोड़ के आपको चलाएगा। फिर एक व्यक्ति वहाँ पे गेट के पास भी थे, थोड़ा सा वो हौसला बढ़ाए कि बाबू सब कुछ ठीक है, सब कुछ अंदर सब कुछ बढ़िया होता है, आराम से जाओ, कोई रिलैक्स, एक थोड़ा बहुत रिलैक्स वहाँ पे उन्होंने कर दिया। फिर 2-4-5 मिनट वहाँ पे वेट करने के बाद फिर अंदर हम दाखिल हुए अपने इंटरव्यू करने के लिए। 4 बोर्ड था, जिस बोर्ड में हम गए कोई भगत करके थे, उन्हीं के बोर्ड में हमारा पड़ा हुआ था। सामान्यतः हमको ऐसा लगता है कि उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है कि पर्सन के बारे में, लेकिन हमको लगता है कि उनके पास इन्फॉर्मेशन था कि हमने अपना ग्रेजुएशन 2014 में मैथ ऑनर्स से किया हुआ था। तो जाते हुए उनका पहला क्वेश्चन था कि आप चेयरमैन सर का, 4 लोग थे बोर्ड मेंबर, सभी बोर्ड में 4 ही लोग मैनली थे। हमारे बोर्ड में चारों के चारों जेंट्स पर्सन थे, और 4 बोर्ड मेंबर थे, जिसमें एक अध्यक्ष और 3 बाकी अन्य सदस्य थे। ऐसे ही टेबल था, एक बड़ा सा टेबल, एक साइड में वो बैठे थे, फिर एक साइड, फिर एक साइड, और फिर यहाँ पे सामने जस्ट चेयरमैन के सामने ही कैंडिडेट का चेयर लगा हुआ था। फिर चेयरमैन सर का पहला क्वेश्चन यही था कि 2014 से आप ग्रेजुएशन किए हैं मैथ ऑनर्स में? जी सर, जो 2014 से। बाकी अंदर जाने का प्रोसेस में आई कम इन सर, तो आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। ठीक है, तो फिर
पहला क्वेश्चन। उसके बाद सब पता ना हम ही से कि वो क्वेश्चन पूछे, मतलब हम थोड़ा सा बैठे थे ठीक ठाक, तो बोले कि बॉडी बिल्डिंग भी करते हो क्या आप? बोले नहीं सर, थोड़ा सा फिटनेस के लिए एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। अब आई डोंट नो क्या मतलब वो जानना चाहते थे, तो इस प्रकार से भी एक क्वेश्चन आया। हम भी शौक रहे भाई ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है, फिर भी हमने जवाब दिया वहाँ पे। फिर चेयरमैन सर का नेक्स्ट क्वेश्चन था कि चूँकि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल था हमारा और ग्रेजुएशन हमारा मैथमेटिक्स से रहा था, तो चेयरमैन सर का नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लाया गया था। इसको एग्जैक्ट हमने डेट के साथ बता दिया कि 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन के बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। बोले ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया, फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन आया, क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि अटल पेंशन योजना कब लाया गया और क्या है। तो अटल पेंशन योजना एग्जैक्ट डेट तो हमको नहीं पता था, लेकिन बता दिया कि सर 2015 में अटल पेंशन योजना आया था और उसके थोड़े फीचर। बस 2 क्वेश्चन और एक और कोई क्वेश्चन पूछे थे। 3 क्वेश्चन के बाद उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया सेकंड पर्सन की तरफ। अब सेकंड पर्सन एक क्वेश्चन पूछना चालू किया। चूँकि हमारा मैथ ऑनर्स था तो उन्होंने मैथ से क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया। शुरुआत में तो कुछ प्राइम नंबर, रियल नंबर ये कुछ पूछे तो थोड़ा बहुत हम जवाब दे दिए, लेकिन लास्ट में चल कर वो ग्रेजुएशन और 10+2 पे पहुंच गए कि मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, ये सब क्या अंतर होता है, थोड़ा सा अंदर सेट थ्योरी वगैरह उसके बारे में। तो थोड़ा सा हमको लगा कि अब यहाँ पे जवाब देने में हम सक्षम नहीं है, तो फिर वहाँ बोले सॉरी सर, अभी 2000 काफ़ी पहले हमने पढ़ा है, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप बोले कि अभी आप क्या कर रहे हैं? तो फिर हमने एकदम क्लियरली बताया कि हम एक प्राइवेट कोचिंग संस्थान में पढ़ाते हैं। बोले क्या पढ़ाते हैं? बोले कि सर सोशल साइंस, हिस्ट्री वगैरह पढ़ाते हैं, पॉलिटी वगैरह पढ़ाते हैं। ठीक है। तो बोले क्या ठीक है, पॉलिटी के क्वेश्चन पूछते हैं? जी सर पूछ सकते हैं। फिर पॉलिटी का क्वेश्चन चालू हुआ। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। वेरी सिंपल था, हमने बता दिया कि लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और स्टेट लेजिस्लेचर के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तब तो उन्होंने पूछा कि मनोनीत सदस्य इसमें क्यों नहीं भाग लेते हैं। तो हमने बोला कि मतलब जनता इनको चुनकर नहीं लाती है, ये राष्ट्रपति के द्वारा डायरेक्ट मनोनीत होते हैं, इसलिए सामान्यतः ये लोग भाग नहीं लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है और कौन बुलाता है। मतलब कि सर राष्ट्रपति इसको बुलाता है और लोकसभा का स्पीकर इसको मतलब वो लीड करता है। तो फिर पूछो वो अब्सेंट है तो फिर कौन करेगा। तो फिर दिमाग थोड़ा सा उम्मीद हो रहा है, लोकसभा का डिप्टी स्पीकर जो होता है वो उसको चेयर करता है। ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद सब विश्वास प्रस्ताव चूँकि चर्चा में था तो उससे संबंधित 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक है। तो इस तरह से जो चेयरमैन के बाद से एक सेकंड पर्सन थे उनका क्वेश्चन खत्म हुआ। फिर थर्ड पर्सन पे आया, तो थर्ड पर्सन भी कुछ सवाल पूछे। तो उनका पहला सवाल शायद वो जो इकोनॉमिक्स से वो सवाल पूछ रहे थे, तो 2-3 बेसिक इकोनॉमिक्स से पूछे। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन उनका एक शेयर मार्केट से पूछे, शेयर क्या होता है, इक्विडिटी क्या होता है, बॉन्ड और डिवेंचर और शेयर में क्या फ़र्क है। तो थोड़ा बहुत मतलब जानकारी था, वो हमने सारा चीज़ उनको बता दिया। सेटिस्फाइड लग रहे थे, बोले लास्ट में शेयर हमने जब बताया तो बोला वेरी गुड, सही है। फिर उसके बाद से बॉन्ड और डिवेंचर्स के बारे में कुछ बताएं। फिर बोले कि भारत की जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर मतलब किन किन को शामिल किया जाता है। हम तो बोले प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर, ये सबको शामिल किया जाता है। तो कितना कितना योगदान है, परसेंटेज बताओ। तो हम कुछ परसेंटेज अनुमान लगाए, मतलब वही 18%, 25-26% और 55-56%। तो ऐसे करके हमने बताया 5-6 क्वेश्चन, मतलब ये थर्ड पर्सन का था जिसका हमने लगभग मतलब जवाब देने का पूरा कोशिश किया। उसके बाद से इंटरव्यू बोर्ड के जो चौथे मेंबर थे उन्होंने सवाल पूछना चालू किया। तो कुछ जुडिशरी रिफॉर्म से क्वेश्चन पूछे, जो न्यायपालिका में अभी कुछ चल रहा है तो जुडिशरी रिफॉर्म से। उसके बाद से क्वेश्चन पूछे कि अभी बताओ कि भारत किन किन चीज़ों में टॉप लेवल पे चल रहा है, जिससे हम प्राउड कर सके कि इंडिया मतलब इस चीज़ में टॉप में है। तो फिर इस पर थोड़ा हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो थोड़ी देर के बाद मतलब पता ना दिमाग में कहाँ से, वो पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में लग रहा था कि आगे बोले कि हम सर जनसंख्या में टॉप पे हैं। मतलब जनसंख्या में टॉप, ये कौन प्राउड करने वाली बात है। अब लगा कि हमको निगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है, तो फिर काउंटर करने के लिए फटाफट 2-3 और बताए कि एग्रीकल्चर में मतलब ठीक ठाक उत्पादन अभी चल रहा है, या फिर चंद्रयान के बारे में थोड़ा बहुत बताया, रेमिटांस के मामले में भारत टॉप पे है। तो इस तरह से बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर 1-2 क्वेश्चन और वो भी पॉलिटी से ही पूछे, और इस तरह से चौथे मेंबर का ख़त्म हुआ। फिर लास्ट मेंबर के पास जो चेयरमैन सर थे उनके पास फिर से एक बार पहुँचा, तो उन्होंने कुछ नहीं पूछा, मतलब उसके बाद से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा और बोले कि ठीक है अब आप जा सकते हैं। ठीक है। फिर हमने थैंक यू बोला और कोशिश आसाम से उठकर चले आए। तो टोटल मिलाकर निष्कर्ष है कि 4 टोटल मेंबर थे। तो अध्यक्ष सर ने लगभग 3-4 क्वेश्चन वो पूछे, सेकंड मेंबर 5-6 क्वेश्चन, फिर थर्ड पर्सन तो और फोर्थ पर्सन। कुल मिलाकर लगभग अगर बात करें तो
12-13 क्वेश्चन हमसे पूछे गए, ज़्यादातर पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स और कुछ 2-4 मतलब करंट अफेयर्स पे कुछ बातें पूछी गई। और एक क्वेश्चन चूँकि ऑडिटर से था तो ऑडिटर के फंक्शन के बारे में भी पूछा गया कि ऑडिटर पंचायत में क्या काम करेगा, और इसके बारे में भी पूछा गया। तो इस तरह से हमारा लगभग 12 से 14 मिनट पूरा इंटरव्यू चला और मेरा इंटरव्यू ख़त्म हुआ। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है वो हमने बता दिया आपको। अब नेक्स्ट जो 67 के पेपर जिनका मेंस अभी होने वाला है, तो जो मेंस पास करेंगे उनके लिए हमारा क्या मतलब मैसेज रहेगा हमारे तरफ। देखो 5-6 चीज़ों पे आपको फोकस करना है। एक तो सबसे पहले अपने बायोडाटा पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना है। उसके बाद से अगर बात करें बायोडाटा के साथ साथ, चूँकि 67 में ऑप्शनल था, वहाँ पे ऑप्शनल मतलब 300 नंबर का है, तो आप ऑप्शनल पे थोड़ा अपना ध्यान दे दीजिए। और ऑप्शनल के साथ साथ जो आपका मैथ, अगर ग्रेजुएशन और ऑप्शनल सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से दोनों तैयार कर लीजिए। तो थोड़ा सा ग्रेजुएशन का अपने सब्जेक्ट पे और थोड़ा सा अपने ऑप्शनल पे। और करंट अफेयर्स, चूँकि 67 तो CSC वाला पेपर है, तो इसमें करंट अफेयर्स और क्वेश्चन काफ़ी अच्छे खासे पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर्स चूँकि आप 69th भी दे ही रहे होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें तो आप मतलब रनिंग में ही होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा करंट अफेयर्स, तो मेनली 3-4 चीज़ों पे थोड़ा सा बेसिक मतलब करंट अफेयर्स में आप अभी से चाहो तो बिहार का कोई न्यूज़पेपर एक फॉलो कर सकते हैं। हमने भी फॉलो किया था पूरा एक न्यूज़पेपर, लगभग 25-30 दिनों तक, जब तक इंटरव्यू का मतलब वो डेट आया तो पूरा हमने फॉलो किया था। तो बिहार के करंट अफेयर्स के लिए आप उसको देख सकते हैं। फिर अपने ऑप्शनल को और अपने क्या बोलते हैं ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है उसको। सबसे मेन बात है कि अपना कम्युनिकेशन स्किल को थोड़ा सा आप बूस्टअप करने पे प्रयास करें, क्योंकि आप कितनी भी जानकारी हो, आप अपनी बात अगर इंटरव्यूअर बोर्ड के सामने नहीं बता पाते हैं तो फिर वो सभी जानकारी का कोई विशेष मतलब नहीं बनता है। तो आप अपना कम्युनिकेशन स्किल, शब्द का सिलेक्शन, ये सारी चीज़ों पे थोड़ा सा आप मतलब ध्यान दें और अभी से केयर करें। इसके लिए आप शीशा है, उस शीशा में आप आराम से अपने सामने को देखकर आराम से उसको आप बोल बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर अपने 2-3 सीनियर के साथ आप उस पर बातचीत कर सकते हैं। या गोपालगंज में आप हैं, अगर इंटरव्यू आपका कॉल होता है तो आप लक्ष्य सिविल सर्विसेज संस्थान से भी जुड़ सकते हैं। हम लोग भी मॉक इंटरव्यू लेते हैं और यहाँ से सारी प्रक्रियाएं भी कराई जाती हैं। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि थोड़ा सा आपका कम्युनिकेशन स्किल बोल्ड और थोड़ा सा बढ़िया से होना चाहिए। कोई डरापन या कोई ऐसा स्ट्रेस आपके दिमाग पे नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से एकदम आपको मतलब बोल्ड वहाँ पे इंटरव्यू बोर्ड के सामने थोड़ा बहुत देखना। हालांकि थोड़ा बहुत डर आ जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो रिलैक्स के मूड में आकर थोड़ा सा फ्लुएंटली आप अपना क्वेश्चन जवाब वहाँ पे दे सके। ठीक है, क्योंकि नॉलेज का टेस्ट हो गया, स्पेशली ये पर्सनालिटी टेस्ट है जिसमें आपके पूरी तरह से पर्सनालिटी को चेकअप किया जाएगा, मतलब चेक किया जाएगा कि आप स्ट्रेस में किस तरह से समाधान को ढूंढ सकते हैं, किस तरह से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इंटरव्यू बोर्ड आपसे देखने का प्रयास करता है। ठीक है, बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए इसमें थंबनेल पे जो नंबर दिया गया है या फिर डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है, आप इससे जुड़ सकते हैं। और भी ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या कोई भी रिलेटेड, तो दिए गए नंबर पर आप आराम से शाम को 6-7 बजे आप कॉल कर सकते हैं। आराम से हमसे ही बात हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, और सारी अपनी चिंताओं को दूर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें केवल हमने इंटरव्यू की बात किया है, बाकी BPSC का कैसे प्रिपरेशन वगैरह करना है तो डायरेक्ट हम मतलब वो चलते रहता है लेक्चर। हालांकि हमारे प्लान में है कि BPSC के फाउंडेशन कोर्स को कैसे चालू करें, या फिर कोई बच्चा ग्रेजुएशन में है तो किस तरह से अपनी तैयारी प्रिपरेशन को शुरू करें, इससे रिलेटेड भी एक वीडियो बहुत जल्द बैक टू बैक आने वाला है। ठीक है, तो स्पेशली ये ऑडिटर के इंटरव्यू पर बेस्ड था। 1-2 बार 3 बार इसको देखिए, समझिए और इंटरव्यू के चरित्र को समझने का प्रयास करिए। कोई दिक्कत परेशानी हो तो फिर आप दिए गए नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो।